हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। तो आज हम जो यहाँ पे एक लेक्चर ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इसमें जानेंगे कि जैसे हमारी नीट के जो कट ऑफ वाले बच्चे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से चैप्टर है और उन चैप्टर के भी कौन से हमारे पास मोस्ट टॉपिक है। ठीक है, और अब हमारा जैसे 12th का पेपर पास आ रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, तो उनके लिए भी हम बताएंगे कि 12th के कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले अगर देखें 12th को नीट के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसमें क्या पढ़ना है। जैसे मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको केवल कट ऑफ पास करनी है नीट के लिए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए 12th के लिए। तो हम सबसे पहले किसकी बात करें, अगर हम सबसे पहले बात करें नीट और 12th, तो देखिए इसमें तीन हमारे, जैसे अब हम देखेंगे हमारा नीट और 12th के लिए जो हमारी कट ऑफ और पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें तीन हमारे सब्जेक्ट मिलेगा आपको। तो हमारे तीन सब्जेक्ट कौन से होंगे, एक तो हमारा है यहाँ पे बायोलॉजी, एक हमारा यहाँ पे मिलेगा केमिस्ट्री, और एक हमारा यहाँ पे है फिजिक्स। अब देखो जो हमारे बच्चे हैं तो वह नीट वाले जो है वो फिजिक्स से लगभग डरते हैं, तो हमें फिजिक्स पे कम ध्यान देना है, और उसके बाद केमिस्ट्री पे कम ध्यान देना है, और बायोलॉजी पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बायोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारे चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो हमारा पहला चैप्टर है जैसे द लिविंग वर्ल्ड, ये आपको पढ़ना है, लगभग इसमें से एक क्वेश्चन आएगा और ये बहुत इजी चैप्टर है। दूसरा अगर हम यहाँ पे चैप्टर की बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जिसमें से हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर तीसरे नंबर पे जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा प्लांट किंगडम, जो कि प्लांट किंगडम कट ऑफ पास वाले बच्चों को नहीं पढ़ना, तो प्लांट किंगडम यहाँ पे आप लोगों को नहीं पढ़ना। फिर फोर्थ चैप्टर हमारा जो यहाँ पे स्टार्ट होगा वो होगा हमारा यहाँ पे एनिमल किंगडम, वो भी हमको नहीं पढ़ना। देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसके बाद बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने आप यहाँ पे एनिमल किंगडम पढ़ोगे इतना आप ये दोनों चैप्टर बहुत आराम से पढ़ लोगे। तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आ जाएंगे, बट अगर आप इसके चक्कर में लग गया तो इसके अंदर इतने एग्जाम के लिए जो आप कम से कम 10 या 15 बार उनको याद करेंगे तब जाके याद होंगे, और हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है। फिर हम अगर यहाँ पे बात करें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये 2 चैप्टर भी हमको नहीं पढ़ने, क्योंकि जितना हम ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे इसके बदले हम यहाँ पे जो हमारी एक सेल यूनिट है, सेल चैप्टर और बायोमोलिक्यूल और सेल डिवीजन, यहाँ से हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करो, यहाँ पे ये पढ़ो यूनिट, और इसको इतने अच्छे से पढ़ो कि इसका टाइम भी आप किसको दे दो, इसी को दे दो। तो इसका टाइम भी इसी को दे दो, और ये तुम अच्छे से पढ़ो। तो हमें कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने, ये नहीं पढ़ने। चैप्टर अच्छे हैं बट ये इतने लॉन्ग चैप्टर है कि जितना आप इन चैप्टर को पढ़ोगे इतना आप ये पढ़ लोगे। तो इसके बाद हमारा फिर स्टार्ट होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि हमारा इस टाइम 6 चैप्टर है। तो आप इस पे ध्यान न देके केवल उस पर दो, क्योंकि जितना टाइम इसमें लगेगा उससे कम टाइम इसमें लगेगा, और यहां से 15 क्वेश्चन आपके आने ही आने। तो ये वो चैप्टर है जहां के क्वेश्चन आप कर सकते हो जिन चैप्टर से, बट ये जो चैप्टर है यहाँ से आप पढ़ोगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसका भी जो टाइम अगर आपको लगता है कि मेरे पास इसे देने के लिए समय है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको ही दो बार बार, ताकि इसका क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। फिर हमारे 3 चैप्टर जो आएंगे वो हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के, जो आप पढ़ सकते हो, काफी अच्छे चैप्टर है। और ये यहाँ पे हमारी लेवल कंप्लीट हो गई बायोलॉजी की। ठीक है, तो इसमें जो हम देखेंगे, हम ये जो 4 चैप्टर है इसको हम छोड़ने की कोशिश करेंगे, ये सब चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सारे चैप्टर हमारे अच्छे हैं तो आप चाहो उसके बाद फिर ये एनिमल किंगडम वाला चैप्टर भी पढ़ सकते हो, जो कि हमारा काफी बेनिफिट देगा। बट उससे पहले आपको ये 2 और सेल यूनिट और ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं 12th की बात। ये हमारे कितने चैप्टर थे, यहाँ पे 19 चैप्टर था। ठीक है,
तो अब जैसे 11th हमारी कंप्लीट हो गई, ये जो हमारे 19 चैप्टर थे इसमें से हमने जो 4 चैप्टर हमारे लेंथी थे वो हमने छोड़ दिए। आप इसको ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना, अगर आप किसी को इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकता है, इसको अच्छे चैप्टर है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ पास वाले बच्चे हैं वे ना पढ़े, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो हमारा 360 का बायोलॉजी में नहीं है। हमारा केवल टारगेट कितना है, 250 का टारगेट है, जिसमें से हम 200 नंबर ले आए। तो ये जो इतना पोर्शन है 160 नंबर का, ये जो डीपली जाने की हमें जरूरत चैप्टर में नहीं है, हमें केवल इजी 200 नंबर लेके आने हैं, बस इतना करना है। तो अब इसके लिए हम 12th स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर 13 चैप्टर है, जिस 13 चैप्टर में से हमारा पहला आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। दूसरा हमारा कौन सा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तीसरा हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहां से भी 10 क्वेश्चन आपके आने ही आने, क्योंकि ये अच्छे इंपॉर्टेंट यूनिट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की 12th की। और यहाँ पे एक यूनिट है हमारी इकोलॉजी की, जिसके अंदर भी 3 चैप्टर है, और एक यूनिट है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की। ये 3 यूनिट ऐसी है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इससे ही आपकी नीट की कट ऑफ पास हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो हमारे यहाँ पे जो जेनेटिक्स है, जो ये जेनेटिक्स है, इसमें आपको यहाँ पे जैसे एक तो हमें मिलेगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑफ इनहेरिटेंस, एक मिलेगा हमें यहाँ पे मेंडल वाला चैप्टर, और एक मिलेगा हमें यहाँ पे कौन सा, इवोल्यूशन। अब ये जो 3 चैप्टर है इस 12th के अंदर, यही 3 चैप्टर ऐसे हैं जो भारी हैं। अब इसको हमें क्या करना है, जैसे हमारा इवोल्यूशन है, तो इवोल्यूशन के हमें केवल 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो ब्रेन कैपेसिटी, एक टॉपिक, दूसरा हमारा कन्वर्जन डाइवर्जन, जो तुमने पढ़ा होगा होमोलोगस और एनालोगस वाले। तो हमारे कौन से हैं, होमोलोगस और एनालोगस, ये हमारा अच्छा टॉपिक है। तीसरा एक इसका टॉपिक है हर्डी-ब्यूलर। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि जो तुम्हें इवोल्यूशन में यही पढ़ने हैं, यहां से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से भी लगभग 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहां से हर साल जो रिपीट हो रहा है नीट में यही क्वेश्चन होता है, वो चाहे आप मैचिंग में ले लो, चाहे आप एडसेशन रीजन या स्टेटमेंट में ले लो, ठीक है। उसके बाद हमारा ये इवोल्यूशन हो गया, जो हमें ये पढ़ना है। अब जो हमारा मेंडल वाला चैप्टर है, इस चैप्टर के भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पहला है हमारा डिसीज। तो इसमें डिसीज में क्या है, देखो जैसे इसमें एनसीईआरटी में भी लास्ट में 3 दे रखी है, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, और उसके बाद हमारा क्या दे रखा है इसमें, डाउन सिंड्रोम। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया वगैरह, ये आपको दे रखा है। और इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा जो हेटेरोजाइगोसिटी है, उसके अंदर किसकी देखने को मिलेगी, ग्रासहोपर की मिलेगी, ड्रोसोफिला की मिलेगी, और फीमेल में किसकी मिलेगी, बटरफ्लाई और बर्ड की, ठीक है। 2 हमें मिलेगी ग्रासहोपर की और ड्रोसोफिला की, जो हम मेल में यूज करेंगे, जो मेल डिसाइड करते हैं वो आपने पढ़ा होगा, इसको बाद में देखेंगे। और 2 हमारे यहाँ पे फीमेल हेटेरोजाइगोसिटी, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, बर्ड और बटरफ्लाई, ठीक है। अब इसके बाद ये भी चैप्टर होगा। फिर हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट है, सब में से 3-3 क्वेश्चन आने हैं। तो इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक हमारा है सेंट्रल डोग्मा। जैसे आपने पढ़ा है सेंट्रल डोग्मा कि हमारा जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होती है ट्रांसक्रिप्शन। कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, जो आपको देखने को मिलेगी। फिर यहाँ से एमआरएनए के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे कोडोन है, जब वे जुड़ते चले जाएंगे अमीनो एसिड की तरह, तो एक चेन बना देते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, प्रोटीन। अमीनो एसिड की जब लंबी लॉन्ग चेन बन जाती है तो फिर हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे प्रोटीन। तो इस प्रोसेस का जो नाम है, जो यहाँ पे प्रोसेस है, इसका नाम है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक हमारा जहां से क्वेश्चन आना है वो है हमारा लैक ऑफ। तो इसका दूसरा कौन सा है,
लैक ऑफ। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है जो कि आपने पढ़ा है, ठीक है। और एक हमारा यहाँ पे जब आप इसको ही पढ़ रहे हैं, चलो वैसे तो ये दो ही इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारी ये 12th की कंप्लीट होगी, जो कि छोड़ने के लिए ये हमारे 3 चैप्टर थे, बट इसको आप छोड़ना नहीं तीनों को, इसके मेन टॉपिक पढ़ के चैप्टर छोड़ देना है, ठीक है। तो अब जैसे हमारा एक और फॉर्म बचा यूनिट बायोटेक्नोलॉजी के, तो लगभग सभी छोटे छोटे चैप्टर है तो सभी पढ़ना है। बचा एक हमारा कौन, इकोलॉजी। इस टाइम इकोलॉजी के 3 चैप्टर है। एक हमारा ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है, दूसरा हमारा इकोसिस्टम है, और तीसरा हमारा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। इसकी भी अगर मेन इंपॉर्टेंट की आप यहाँ पे जाओ और बात करो, तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हमारा इन सिटू और एक्स सिटू, मतलब कंजर्वेशन। या तो ये इंपॉर्टेंट है, या फिर एक क्वेश्चन है इसका बायोडायवर्सिटी, जो कि तुम्हें वहां पे सर्किल के रूप में भी वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। जो इकोसिस्टम है हमारा, इस इकोसिस्टम के अंदर जो हमारी मोती चैन वगैरह, सल्फर की फूड चैन वगैरह जो है, तो इस टाइम अब ऐसा किया चैप्टर को काफी खत्म कर दिया अंदर से। अब इसके अंदर कोई भी साइकिल नहीं बची, सल्फर कार्बन ये सब चीजें लगभग ऑलमोस्ट खत्म ही कर दी है। तो इसके अंदर जो इस टाइम इकोसिस्टम के अंदर बचा है वो एक छोटा सा टॉपिक है जो तुम्हारा पिरामिड वगैरह में आ जाएगा। वहीं से क्वेश्चन आता है। पिरामिड भी अपना 3 है, जैसे एनर्जी के पिरामिड की अगर तुम बात करोगे तो वो हमेशा सीधा रहता है। तो इसमें जो पिरामिड है 2 ही उल्टे मिलेंगे। एक तो हमें सी का जो समुद्र में बायोमास का है वो इन्वर्टेड देखने को मिलेगा, मतलब उल्टा, और दूसरा जो उल्टा देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें फॉरेस्ट में बायो नंबर का, ठीक है। ये 2 पिरामिड ऐसे हैं जो हमें उल्टा देखने को मिलते हैं, बाकी अदरवाइज जितने भी है सबके सब सीधे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है, इसमें भी अगर क्वेश्चन हमारा ज्यादा से ज्यादा आएगा तो सबसे पहला इसके अगर बात करूंगा तो इंटरेक्शन, जो मेन टॉपिक है इसका। जैसे आपने म्यूटेलिज्म पढ़ा है, प्लस प्लस, कॉमन सेलिज्म पढ़ा है, एक का फायदा दूसरे का कुछ नहीं, प्लस 0। आपने पैरासिटिज्म पढ़ा है, प्रीडेटर वाला जो सीन पढ़ा है, एक का प्लस एक का माइनस, ये वाली चीज जो है, तो ये हमें इसमें देखने को मिलेगी, वो कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ से मेन क्वेश्चन जो आता है इसी साइन में से आ जाएगा कि किसका बेनिफिट और किसका लॉस है, प्लस माइनस वाला, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर दूसरा हम बात करें तो एक जो हमारा आएगा वो आएगा हमारी पॉपुलेशन की वजह से। जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर हमारे वो दे रखे हैं पिरामिड वगैरह, बेल शेप, स्टेबल शेप, स्टैंडिंग वाले, ये वाले जो तुम्हें वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कि यहाँ पे पहले कितनी पॉपुलेशन थी, फिर कितनी, जैसे हमारे इंडिया की सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाली चीज तुमको देखने को यहाँ पे मिलेगी, जो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया। अब स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। तो अब हमारा ये बायोलॉजी का जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये 12th के पास वाले बच्चों के लिए भी और नीट की कट ऑफ के जो बच्चे हैं उनके लिए भी। ऐसा नहीं कि हम इसको कुछ छोड़ेंगे, पूरा चैप्टर एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इसको कवर करेंगे। लेकिन ये फिर भी उसके लिए है जो बच्चा जैसे पढ़ता नहीं है या दोस्ती ज्यादा होती है, खेल कूद में जिसका टाइम रहता है, तो उसके लिए है कि अपना कम से कम इतना तो पढ़ लो ताकि तुम अपना प्राइवेट एडमिशन ले सको किसी भी चीज के लिए। कट ऑफ भी तुम्हारी कम से कम 150 से 200 नंबर गई है, जैसे लास्ट ईयर 140 164 गई है, तो कम से कम इतना टारगेट तो ये मान के चलोगे हर बच्चे का होना ही होना है, चाहे वो कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो, ठीक है। अब इसमें हम जो सेकंड हमारा वो है सब्जेक्ट वो है हमारा केमिस्ट्री। तो अब अगर हम यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में देखो जो बच्चे हैं उसको ज्यादा नहीं पढ़ना, बस ये कोशिश करनी है कि कम से कम हमारे जो नंबर है वो 50 60 70 80 नंबर आ जाए, ठीक है। तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मेहनत सबसे ज्यादा किसमें करनी है, बायोलॉजी में। बट जो बच्चे हैं तो देखो बायोलॉजी का ऐसा है, अगर सपोज करो तुमने 200 का टारगेट लिया है, किसी वजह से तबीयत खराब हो गई या वो मार्कशीट में गोला खराब हो गया या कुछ भी हो सकता है टू जेड। सपोज करो अगर तुम्हारे 2 नंबर कम पड़ गए तो कहां से लाओगे 2 नंबर। सपोज करो लास्ट ईयर की कट ऑफ 164 थी जनरल की, सपोज करो तुम केवल बायोलॉजी ही पढ़ के गए कट ऑफ पास करने के लिए, सपोज करो तुम्हारे अगर 162 नंबर या 163 नंबर आ गए तो 1 नंबर की कमी कहां से पूरी करोगे। अगर तुम केवल बायोलॉजी पे खेलोगे तो बायोलॉजी पे खेलने की वजह से तुम्हारा नंबर अगर 1 या 2 कम रह गए, किसी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया या लेवल उठा दिया बायोलॉजी का, जरूरी नहीं कि नीट हर बार फिजिक्स का लेवल उठाएगा या केमिस्ट्री का, हो सकता है बायोलॉजी का भी उठा दे, लेंथी बना दे, कॉन्सेप्चुअल बना दे, तो
इसके अंदर अगर एक नंबर की कमी होगी तो तुम कहां से लाओगे? तो इसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? या तो केमिस्ट्री का या फिजिक्स का। जो बच्चे केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है वो केमिस्ट्री का सहारा लेंगे, जो फिजिक्स के बच्चे हैं वो फिजिक्स में लेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर हमें इस कंडीशन में कहीं से 50-60 नंबर मिल जाए तो हम सेफली 200 नंबर यहाँ पे ले आएंगे, और 200 नंबर कट ऑफ के लिए हमें बहुत अच्छे, यानी कि हम कहीं भी अपना प्राइवेट एडमिशन ले सकते हैं। तो ये चीज हमारे लिए बहुत कंपलसरी हो जाती है कि हमें एक सब्जेक्ट ना लेके 2 सब्जेक्ट मिनिमम लेके चले, क्योंकि 1 या 2 नंबर अगर बायोलॉजी में कम रह गया तो उसकी पूर्ति कहां से करोगे? सपोज करो आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं पढ़ी तो आप क्या करेंगे? तुक्का मारेंगे। अगर आपने यहाँ पे तुक्का चलाया फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपके जो 162-63 नंबर थे ये भी खत्म हो जाएंगे, माइनस में कट जाएंगे इनमें से। तो अब इसके लिए जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के भी 3 पोर्शन है, जैसे इसमें भी फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। अब अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पे एक चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो कोई भी कट ऑफ पास वाला बच्चा इस चैप्टर को ना छोड़े, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में भी तुम्हें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, केवल 2 से 3 टॉपिक ही तुमको पढ़ने हैं। अब यहाँ पे एक हमारा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा है हमारा आइसो स्ट्रक्चर। लगभग यहीं से क्वेश्चन मिल जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? जिसके इलेक्ट्रॉन सेम हो। इलेक्ट्रॉन आपने पढ़े तो जिसके इलेक्ट्रॉन सेम हो उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। आइसो स्ट्रक्चर, जिसकी स्ट्रक्चर हमारी सेम हो, एक जैसी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम आइसो स्ट्रक्चर। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमें यहाँ पे दूसरा देखने को मिलेगा ये बॉन्ड ऑर्डर, जो कि बॉन्ड ऑर्डर आपने MOT के अकॉर्डिंग भी पढ़ा है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है। इसका फॉर्मूला भी है हमारा हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बट इसको हमने बहुत इजी तरीके से पढ़ा था इसके अंदर पिरामिड की हेल्प से। इसी से हम यहाँ पे इसको पूरे को कर लेंगे, ठीक है। तीसरा अगर मैं इसकी यहाँ पे बात करूं तो लगभग जो MOT के अंदर आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, तो जैसे हमारा मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह आ जाएगा, शेप आ जाएगी यहाँ पे, या जियोमेट्री आ जाएगी, या हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। लगभग यही जो चीज है यहाँ से ही प्रीवियस ईयर हर साल क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ये 3 चीज ऐसी है कि हर बच्चा जाए अपने प्रीवियस ईयर बुक उठाए और प्रीवियस ईयर में जाके देखे, यही 3 चीज ऐसी है जहां से हर बार केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन आ रहा है। इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा बाहर जाना भी चाहोगे तो जैसे हमारी लैटिस एनर्जी है या कोवैलेंट नेचर है, ठीक है। इसमें जो बेसिक है वो तुमको पता है कि हमारा कोवैलेंट कौन होगा? जो हमारे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा एक दूसरे से। आयोनिक बॉन्ड कौन होगा? जो हमारा कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तीसरा बॉन्ड इसके अंदर है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड बनता है उसका एक दूसरा चैप्टर हमारा है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की IUPAC 12 के अंदर आती है, और यही वो टॉपिक है कि 12th के अंदर जो बच्चों को पास कराने में काफी हेल्प करता है। और नीट के कट ऑफ वाले बच्चों के लिए भी एक ये और एक ये 2 चैप्टर ही ऐसे हैं जिसे हर बच्चे को करने ही करने हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी जो मेन चीज है वो हमें थ्योरी देखनी है। थ्योरी में यहाँ पे वार्नर थ्योरी है, एक हमारी वार्नर थ्योरी है, एक हमारी BPT है और एक हमारी CFT है। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो यही से आता है। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं किसी भी बुक में किसी भी राइटर की अगर तुम लोगे तो इस 3 के ही क्वेश्चन आपको वहां पे ज्यादा मिलेंगे। 100 में से 80 क्वेश्चन लगभग इसी चीज के आपको वहां पे मिल जाएंगे। और यही वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कवर कर लेते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि वार्नर थ्योरी ने ही बताया था प्राइमरी वैलेंसी में और सेकेंडरी वैलेंसी में कि जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होगी उसका जो सेंट्रल मेटल एटम होगा या आयन, उसका सपोज करो जैसे CO3+ है, तो जितना सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज होगा वही उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और जो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालने के लिए लिगैंड काम करता है, जैसे सपोज करो Cl2 काम करता है, तो जो भी ऑक्सीडेशन निकालने के लिए लिगैंड हमारा यहाँ पर काम करता है उसको भी हम प्राइमरी वैलेंसी में रखते हैं। जैसे ये नॉन डायरेक्शनल होगी, डाइजेशन होगी,
दूसरी साइड इसमें एक सेकेंडरी वैलेंसी है जो कि तुमने पढ़ी है। सेकेंडरी वैलेंसी हमारी कौन है, लिगेंड जब हम बनाते हैं जैसे Cl4 हमारा ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पे मान लो जैसे निकिल है, तो ये हमारी जो डैश हमने बनाई थी ये वाली, ये डैश कौन थी, प्राइमरी वैलेंसी। बट जो ये सॉलिड बनेगी डायरेक्शन वाली, ये कौन होगी, हमारी सेकेंडरी वैलेंसी हो। ठीक है, तो एक तरीके से तुम ये सोच सकते हो कि जो लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको ही हमने सेकेंडरी बोला था, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कवर हो गई। दूसरी में बात करो अगर वीबीटी की, तो वीबीटी में तुम्हारा सब चीज कवर हो जाती है, और यही पे एक चीज कवर हो जाती है, EAN, जो हमारे कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, उसकी स्टेबिलिटी जो हम चेक करते हैं, तो वे भी लगभग यही पा जाती है EN। तो EN कवर हो जाता है हमारा वीबीटी से। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा CFT चलता है। तो CFT में भी क्या है, CFSC इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के केस में। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक मेन है। उसके बाद अगर इस टॉपिक की बात करो तो फिर एक हमारा है आइसोमेरिज्म। यहाँ पे एनसीईआरटी में 4 ही चीज दी गई है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं हाइड्रेशन की, सॉल्वेशन वाला रोल, तो अगर ब्रैकेट से बाहर कोई भी H2 है, H2O, तो आप समझ सकते हो कि जो H2O होगा ये हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, एक दूसरा है आयनाइजेशन। तो जैसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट से बाहर की जो भी चीज होती है, जैसे यहाँ पे Cl है, Br है, कुछ भी है, तो ब्रैकेट से बाहर की चीज आयनाइज होती है। तो जब यहाँ पे ये चीज बाहर देखने को मिलेगी आपको, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा स्पेयर है, आयनाइजेशन स्पेयर। तो आप इस चीज को क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि ये हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तीसरा यहाँ पे एक चीज मिलेगी आपको, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन से लिगेंड बनाते हैं, जो हमारे एम्बिडेंट। एम्बिडेंट मतलब जो दोनों साइड से हमारे बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हमारा एक HCN, यहाँ पे ये किससे बनाएगा, मेटल से, S से। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे लिखूं NCS, तो यहाँ किससे बना रहा है, ये N से। यानी कि इसके पास इतनी टेंडेंसी है कि ये दोनों साइड से बॉन्ड बना सकता है, बट एक टाइम में एक ही साइड से बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक हमारा NO2 है, तो ये हमारा NO2, ये भी एक बार अपना O से बना सकता है और एक बार N से बना सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कौन है, एम्बिडेंट। तो अगर हमें कोई भी लिगेंड ऐसा देखने को मिला कि जो दोनों साइड से बॉन्ड बना सकता है, तो बॉन्ड बनाने का किस में जाएगा, हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। एक हमारा कौन सा है, अगर मैं चौथे नंबर की बात करूं, कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे और यहाँ पे AB4 AC4, तो यहाँ पे बस ये चीज चेंज हो जाती है, ये दोनों एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, यही 4 हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो बचा वो अब बताते हैं हम आगे। अब केमिस्ट्री के हमारे 2 चैप्टर हो गए हैं, कौन कौन से, केमिकल बॉन्डिंग और दूसरा कौन था हमारा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर हम सब एक एक करके पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कोई चीज इसमें से नहीं छोड़ेंगे। बट केवल अभी हम यही बता रहे हैं कि कट ऑफ पास के लिए और 12th पास के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक का ही चैप्टर आता है, पीरियोडिक टेबल। तो इसके अंदर वैसे बहुत सारी डिस्कवरी है, मैडलीफ वगैरह भी है, बट यहाँ पे जो तुम्हें चाहिए, हमें केवल यहाँ पे पढ़नी है आयोनाइजेशन और साइज, जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। क्योंकि ये जो है हमारा लगभग मोस्टली इसी में से क्वेश्चन आता है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, लेकिन मेन जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे आयनाइजेशन, एनर्जी। और आयनाइजेशन जो है हमारा, इसमें जो मेन पहला जो है वो किसका अकॉर्डिंग देखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा यहाँ पे क्या देखेंगे हम, साइज। मतलब आयनाइजेशन जो हमारा है वो किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपने देखा होगा कि P3 ज्यादा होगा किससे, P4 से। ये तुमने ऑर्डर भी आया था BCNOF, ऐसे देखा जाता है, क्योंकि ये जो आयनाइजेशन है ऐसे चलने पे हमारी इंक्रीज होगी और ऐसे चलने पे डिक्रीज होगी, पीरियड में और ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज देखने को हमें मिलती है।
और इसी तरीके से हमारा एक और यहाँ पे बी वाला सीन है, ठीक है। ये वाली चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जिसका हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किसके कंपेयर में, हाफ फील्ड, ठीक है। तो यहां से लगभग एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। साइज सबका ऑर्डर सेम रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सबको पता है, आयनाइजेशन में थोड़ा सा ये चीज देखने को मिलती है जिसकी वजह से ये ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, तो एक क्वेश्चन यहां से आना हो। और दूसरा हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहां से ज्यादा भारी नहीं है वैसे, इसका जो क्वेश्चन है यहाँ तो हमारा ये बनता है, ये वाला, या तो ये बनेगा हमारा ज्यादा से ज्यादा, या फिर हमारा एक और यहाँ पे जो मेन पढ़ना है ना मोस्ट, ये वाला जो हमें मेन पढ़ना है वो कौन है हमारा, क्वांटम नंबर। सबको पता है NLMN, यहां से भी क्वेश्चन आना ही आना है क्योंकि लगभग इस चैप्टर में से 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो एक क्वेश्चन यहां से आना ही आना है जो बहुत इजी है, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पे 4 टॉपिक, 4 चैप्टर कह सकते हो या टॉपिक कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए इसके। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे पी ब्लॉक की, तो यहाँ पे जो हमारा पी ब्लॉक है उसमें से जो मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा, या तो देखने को मिलेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट्स, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा कहाँ पे लगता है, F और D की वजह से, क्योंकि F जो है वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पे Z इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन वगैरह हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो S2 के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर्ट हो जाते हैं, पेयर पूरा का पूरा पेयर इनर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी हमने वैसे काफी अच्छा पढ़ाया था, ये बताएंगे तब आएगी चीज। फिर इसके बाद यहाँ पे या तो हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट या फिर हमारा है यहाँ पे बनाना बॉन्डिंग, हमारा बनाना बॉन्डिंग, जहां पे तुमने पढ़ा होगा 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर हमारा एक तरीके से तुम बैक बॉन्डिंग समझ सकते हो। तो इसमें से जो टॉपिक है बैक बॉन्डिंग वगैरह ही आएंगे, या फिर क्वेश्चन जैसे तुम्हारा साइड यहां देखने को मिलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। यहां पे तुम्हारा ये वाला जो टॉपिक है इसमें थोड़ा सा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जैसे साइज का ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जिसको एक्सेप्शन कहते हैं, बट वो एक्सेप्शन नहीं रहता है। तो ये वाली चीज तुम्हें देखने को मिलेगी यहाँ पर आयनाइजेशन वगैरह जो है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा इन टॉपिक से जो मेन है, या फिर तुम्हारा बोरेक्स वगैरह से आ जाता है क्वेश्चन इसका, तो बोरेक्स भी आ जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट पूरा भी ब्लॉक यहीं पे है। और उसके बाद हम अगर यहाँ पे बात करें कोई और चैप्टर की, तो वो हमें पढ़ना है बस एक छोटा सा IUPAC, क्योंकि IUPAC जो है वो जो नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए 4 ऑप्शन देंगे, इसमें हमें कुछ करना नहीं, खाली हमें रूल देखना है कि अगर हमारा SS है सेकेंडरी सफिक्स तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, अगर वो प्रेजेंट नहीं है किसी चेन में तो फिर हमारा डबल बॉन्ड्स, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर हमारा वर्ड रूट पाएंगे, जो कि हम देखेंगे ज्यादा कार्बन के नंबर कहाँ है, बड़ी चेन या ब्रांच, ठीक है। तो वहां पर जो रूल लगते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें केवल सिलेक्ट करना है कि A होगा B होगा, आपस में 4 ऑप्शन में से छांटना है, ना कि हमें लिखना है। तो ये बहुत आधे घंटे का टॉपिक है जो हम पढ़ाएंगे, इसी में से लगभग सब क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा तो एक चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन की ही वजह से हमारा हेलोएरिन जिसके अंदर रिडक्शन वगैरह भी देखने को मिलेंगे, ऑक्सीडेशन भी मिलेगा आगे चल के चैप्टर में, जैसे एल्कोहल फिनोल ईथर है, उसमें कार्बोक्सिलिक कीटोन वाला है, ये वाला जो भी चैप्टर है आगे के हमारे 3-4 चैप्टर वो सब इसकी ही हेल्प से होते हैं, क्योंकि लगभग जो भी हमारे रिएजेंट वगैरह है तो यहीं पे पता चल जाते हैं। जैसे हमारे रिडक्शन होना है, रिडक्शन में हमारा निकेल है, प्लेटिनम है, PTA, ये सब जो भी है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, या रोजरमूड है, क्लीनाइजेशन रिडक्शन है, NH2 वाले NH2 NOH KOH, ये वाले जो भी है हमारे मतलब काफी सारे हैं। जैसे क्लीवेलेंस वुल्फ क्रिस्नर है, तो वुल्फ क्रिस्नर में हमें देखने को मिलता है NH2 KOH,
इसकी प्रेजेंस होगी वहां पे वुल्फ क्रिस्नर देखने को मिलेगा तुम्हें। क्लीवेंसन रिडक्शन होगा अमलगम के साथ ZnHD HCl देखने को मिलेगा। तो यही है मतलब जो भी बताया मैंने पहले, ZnHD KOH NH2 NH2 ये सब जो है ये रिडक्शन का ही काम है। तो रिडक्शन क्या है हमारा, रिडक्शन का मतलब है जैसे हाइड्रोजन का ऐड होना। सेम इसी तरीके से हमारा ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा चैप्टर के अंदर, और जो मतलब काफी सारे चैप्टर है, तो वो सब चैप्टर कहाँ से लिंक हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन से ही, ठीक है। तो वो चीज हमें देखने को मिलेगी आगे चल के, क्योंकि जैसे H2SO4 है, K2SO4 है, कोलेजन रिएजेंट भी पढ़ा होगा तुमने। तो ये जो बेसिक आगे के जो चैप्टर है सारे के सारे, वे सब लगभग यही से कवर हो जाते हैं हाइड्रोकार्बन से। अगर आप हाइड्रोकार्बन को अच्छे करके पढ़ लो, जैसे वुड्स रिएक्शन है ड्राई करके साथ होगी, Na लिया जाएगा, 2NaX निकल जाएगा वहां से, उसके साथ फ्रैंकलिन रिएक्शन है, Zn यूज होगा, डीकार्बोक्सिलेशन है, उसमें तुम्हारा CH4 बन जाएगी, Na2CO3 निकल जाता है। फिर तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस है, वहां पर तुमने पढ़ा होगा CO2, ये वाली चीज H2 निकल जाता है एनोड कैथोड का। तो यही वो रिएक्शन है जो तुम्हें पढ़नी है, और इसकी ही हेल्प से आगे के जो क्वेश्चन है लगभग वे भी सोल्व हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, बच्चों को नहीं पता चल पाता कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, तो एक सीरीज है जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन ऐड होंगे तो हमारा कौन होगा, रिडक्शन। जैसे हम एल्केन से हम जाएंगे किस पे, एल्कीन पे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम होंगे, तो ये कौन है हमारा ऑक्सीडेशन। एल्केन से एल्कीन पे गए, एल्कीन के बाद हमारा क्या बनता है, एल्कोहल, एल्कोहल के बाद क्या बनता है हमारा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद यहाँ पे कीटोन तो आएगा नहीं, क्योंकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता। तो कीटोन अगर कहीं बन गया तो वो वहीं पर रुक जाएगा, बट अगर एल्डिहाइड बना तो वो किस में जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट हमारा CO3, लगभग CO2 यहाँ से निकल जाता है। बट ये यहाँ पे देखो, ये सब यहाँ से जो सीरीज चल रही है ये किसकी है, ऑक्सीडेशन। तो जैसे बच्चों को पता नहीं चल पाता कि ये हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल पर तुमने क्या यूज कर दिया, ऑक्सीडेशन, तो क्या मिल जाएगा हमें, एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे मेल्ट होगा तो रुक जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो ये कहाँ जाकर रुकेगा, सीधा लास्ट स्टेप पे। अगर यहाँ पे तुमने यूज कर दिया तब भी ये लास्ट पे जाकर रुकेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज भी हमने पढ़ी थी। तो अब यहाँ पे अगर मैं वापस की बात करूं कि हमारा कोई कार्बोक्सिलिक है, हमने अगर यहाँ पे यूज क्या किया, रिडक्शन, तो कार्बोक्सिलिक के बाद एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड कोई कंपाउंड है उससे एल्कोहल, एल्कोहल से एल्कीन, तो ये वाला जो हमारा स्टेप है ये डायरेक्शन बना रहा हूं, ये है रिडक्शन की। और अगर वापस जाओ रिवर्स, तो ये किसकी है, नहीं ये तो है ऑक्सीडेशन की, और ये किसकी है वापस, रिडक्शन की, ठीक है। तो ये वाली चीज तुम वैसे भी समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन ऐड होना, बाकी इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीडेशन है उसमें के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कम ज्यादा, हाइड्रोजन रिमूव होना, ऐड होना, ऑक्सीजन जो है वो ऐड होना, ये काफी चीजें हैं जो इसका एक चैप्टर भी है अपना खुद का, तो रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें सब चीज पढ़ाया दी जाती है। तो लगभग ये वाली जो चीज है ये कम से कम 50 नंबर आपको मिनिमम दे के जाएगी। तो ये पोर्शन हो गया हमारा केमिस्ट्री का। कुछ नहीं है, केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल का आयनाइजेशन साइज वाला पार्ट, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम नंबर, ये 4 हो गए आपके। और एक हमारा पी ब्लॉक में बैक बॉन्डिंग, ठीक है, या बनाना बोर्ड बोल सकते हो इसको, तुम आप अपने तरीके से कर सकते हो उसको। या फिर हमारा जो है IUPAC जो केवल 5-10 मिनट का टॉपिक है, फिर उसके बाद एक हमारा लास्ट है हाइड्रोकार्बन। नीट में इससे ज्यादा कट ऑफ जो पास वाले बच्चे उसको नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, बस ये चीज पढ़नी है। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिक्स की। देखो हमारा एक लास्ट बचा कौन, फिजिक्स। तो फिजिक्स अगर कोई बच्चा करना चाहेगा तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स वो है जिसके अंदर तुम्हें यहाँ पे रटने वाली चीजें ज्यादा होती है। तो मॉडर्न फिजिक्स भी तुम्हारी अच्छे नंबर की आती है, 30-32 नंबर, लगभग 32 नंबर आ जाएंगे। तो 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन लगभग इससे आ ही जाएंगे। तो कोई भी बच्चा है तो वो मॉडर्न फिजिक्स को तो जरूर करे। मॉडर्न फिजिक्स ना छोड़े, बहुत इजी है मॉडर्न फिजिक्स, जो कि हर एक बच्चा कर सकता है 12th की लास्ट यूनिट, ठीक है। अगर इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा में जाना चाहेगा तो वो है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो लगभग जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है यहाँ से भी तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो
ये वाला तुम कर सकते हो। और अगर इससे एक्स्ट्रा मोड तुम जाओगे तो फिर हमारा कौन सा है 11th। अगर 11th में तुम जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, यहाँ से 2 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। तो ये भी अपना इजी है, कोई वो नहीं है, केवल तुम्हें डायमेंशन याद करनी है, बीमाई वगैरह याद करनी है, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। बाकी इसके बाद एक एनएलएम वगैरह है, तुम उसमें जा सकते हो एनएलएम वगैरह में। लेकिन मेन चीज क्या है मॉडर्न, फिर 12th की पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, फिर उसके बाद 11th में अगर तुम जाओ तो या तो तुम यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो यूनिट एंड डायमेंशन है तो उसमें तुम देख सकते हो मेजरमेंट वाला क्वेश्चन भी मिलेंगे, बीमाई वाले भी मिलेंगे, डायमेंशन वाले भी। तो ये क्वेश्चन तुम डायमेंशन के खुद भी याद कर सकते हो, उनकी यूनिट वगैरह से क्वेश्चन मिल जाएंगे और फिर एनएलएम वगैरह से यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे जैसे सब टीचर है तो यहाँ पर जैसे नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो उसको हम क्या है मतलब सबके लिए पढ़ाएंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के ही चलेंगे। बट उसमें जो हमारे कट ऑफ पास वाले बच्चे हैं या जो 12th वाले बच्चे हैं उनको हम उस चैप्टर के अंदर ये चीज बता देंगे कि ये चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये तुम करो ही करो। पढ़ना पूरा चैप्टर है बट पहले किसको पढ़ना है जो मेन चीज है तुम्हारे लिए। हम तो चैप्टर एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग चलेंगे शुरू से, बट उसके अंदर जो मोस्ट टॉपिक होगा उस चीज को हम बता देंगे, वो तुम्हें अच्छे से याद करना है। और ये जैसे हमारी आज यूट्यूब पे ऑनलाइन पहली वीडियो है तो इस वजह से थोड़ा कंटेंट वगैरह मतलब पता नहीं है एकदम से आए, थोड़ा होपलेक्स वगैरह होने की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, इधर उधर हुआ है। तो किसी को अगर हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट बताने में कोई गड़बड़ हो गई या कोई ऐसी चीज निकल जाती है होपलेक्स की वजह से, तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे। बट यही है कि जैसे हम धीरे धीरे चीज को पढ़ाएंगे तो अपना ठीक हो जाएगी सब चीजें। बट यही रीजन है कि थोड़ा अगर ऊपर नीचे हुआ है तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। ऑल द बेस्ट।